नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। मैं शशिकांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विथ अंकित परिवार पे। तो मैं मिशन खाकी सीरीज के तहत अगला सेट लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। 50 प्रश्नों का संकलन है। सभी जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाएंगे, है ना। और देखते हैं आज आप सभी 50 में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। करें शुरू। तो शुरू करने से पहले आप सभी सेशन को अपने स्तर पर लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे। ठीक है, सभी को सेशन को लाइक और शेयर अवश्य ही करना है। ठीक है ना। और उसके बाद से करते हैं शुरुआत बेहतरीन सीरीज का। मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को हम कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तैयार हैं सभी लोग? सब लोग तैयार हैं? चलिए, तो आज हमारा चौथा सेट है। टोटल यहाँ पर हम 20 करने वाले हैं, मंडे टू फ्राइडे करेंगे। तो आज देखते हैं आप 50 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो। ठीक है। और ये केवल बिहार ही नहीं, झारखंड का जो कक्षपाल का वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो उत्पाद सिपाही का होगा, इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। चलो करते हैं शुरू। ये कल का हमारा होमवर्क था। आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। ठीक। ये क... चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है? ठीक है, ये प्रश्न जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट से संबंधित है। और इसकी हम बात कर लें तो ये जुड़ा हुआ है किससे? ये जुड़ा हुआ है हमारा अनुच्छेद 15 से। अनुच्छेद 15 कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, उसके मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारा फंडामेंटल राइट, है ना, मूल अधिकार। ठीक है, क्या है? मूल अधिकार। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मूल अधिकार जो है ये कहां पर है। ठीक है, तो आप लिखोगे संविधान के भाग 3 में, है ना। कहां पर? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, इसके तहत देखा जाए तो ये जो हमारा जो अनुच्छेद 15 है, ये किसके तहत है? तो आप लिखोगे समानता का अधिकार। ठीक है, कौन सा? तो समानता का जो अधिकार है, इस अधिकार के तहत ये अनुच्छेद हमारा शामिल है। ये देखा जाए तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है ना, ये समानता के अधिकार का क्या करता है? वर्णन करता है। तो हर जगह पर समानता की बात हो रही है, लेकिन फिर मन में प्रश्न आता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कैसे? जब संविधान कहती है कि सब क्या है? समान है, तो फिर रिजर्वेशन कहां से आ जाता है? ठीक है, तो रिजर्वेशन देखो, जितने भी हमारे क्षेत्र हैं सभी क्षेत्र में समानता लाने के उद्देश्य से रिजर्वेशन यहां पर रखा गया है। और बात करें महिला और बच्चों के लिए तो आर्टिकल 15(3), है ना, आर्टिकल 15 का उपखंड 3 जो है, ये जो महिला है, महिला और साथ ही साथ जो बच्चे हैं, इसके लिए विशेष प्रावधान करने की बात ये करता है। तो ये 15 के अंतर्गत ही उपखंड 3 जो है वहां पर इसका वर्णन है, आप सभी ध्यान में रखना। ठीक। अगला देखो कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म? पहला है कि राज्य का अपना एक धर्म होगा, है ना। बी, राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान संरक्षण देना। सी, धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग रखना। और डी कह रहा है अल्पसंख्यकों के धर्म का विरोध करना। तो अगर हम धर्मनिरपेक्ष शब्द का बात करें तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, सभी बताएंगे। चलिए, सभी लोग यहां पर
है ना, सभी लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे। बी क्या है, राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण देना। ये आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य जो होगी वो सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगी, किसी विशेष धर्म को लेकर ये यहां पर बातचीत नहीं करेगी, है ना। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हमारा यही हो जाता है। ठीक, अब ये धर्मनिरपेक्ष है ना, तो कहा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो हमने कल ही पढ़ा था कौन सा, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से एक हमारा पंथ निरपेक्षता है, एक हमारा पंथ निरपेक्षता है। अगला, अब देखो कथन कारण है। कथन दे रखा है कि भारत एक गणतंत्र है, इंडिया इज अ रिपब्लिक, और कारण दे रखा है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष, हमारा राष्ट्राध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है, ये निर्वाचित होता है। ठीक है, और इसके आधार पर आप सभी को इसका आंसर करना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ऑप्शन क्या है उसको हमने कल ही यहां पर समझ लिया था, उसके आधार पर आप सभी आंसर देंगे कि क्या होगा। चलो सभी यहां पर ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं और कुछ सी कह रहे हैं, सी वाले ए सही है लेकिन आर गलत है। आओ यहां पर देखते हैं, समझते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात जो यहां पर है, कथन जो कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, बिल्कुल है ना, ये क्या है, बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 1950 को, कब भैया, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ, संविधान लागू हुआ पूर्ण तरीके से, और इस दिन हम क्या हो गए, इस दिन हम गणतंत्र हो गए, है ना, इस दिन हम क्या हो गए, रिपब्लिक हो गए। और इसी दिन तो हम हर साल क्या करते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो पहला जो है ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। कारण दे रखा है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये भी क्या है, कारण भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति, अब देखो प्रशासन 2 तरीके का, एक राजतंत्र और एक हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र, है ना, या यूं कहें गणतंत्र। तो गणतंत्र में जो राज्य का प्रधान होता है वो चुनकर आता है, राजतंत्र में चुनकर नहीं आता, उत्तराधिकारिता के आधार पर होता है, राजा का बेटा फिर से राजा बनेगा। लेकिन अपना देश जो है वो क्या है, रिपब्लिक है, गणतंत्र है, तो यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी है, प्रमुख है देश का, वो निर्वाचित होकर आता है। भले ही डायरेक्टली हम वोट नहीं करते, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चूज करके आता है, लेकिन एक निश्चित अवधि के लिए, कितने, 5 वर्ष के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। और जहां का राष्ट्राध्यक्ष चुनकर आता है उसको क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। तो ये इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहां सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, बढ़िया, आगे चलो। अगला प्रश्न देखो कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 47, 79, 84 या फिर 92। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। चलिए 84 के साथ सभी जा रहे, बहुत बढ़िया, है ना। जितने लोग यहां पर ऑप्शन सी के साथ हैं सभी बिल्कुल सही हैं। अगर हम बात करें लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है, एंड अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, इसके लिए 84, लेकिन एसटी के लिए भी तो पूछ सकता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए तो इसके लिए 47 सीट, कितनी, तो इसके लिए 47 सीट जो है, 47 सीटें यहां पर क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है। अब बात करें जो आरक्षण की हम बात करते हैं, है ना, इसका प्रावधान कहां पर है। अगर पूछा जाए कि इसके बारे में आपको कहां मिलेगा भारतीय संविधान में, तो आप क्या लिखोगे, आर्टिकल 330, है ना, अनुच्छेद 330 में इस आरक्षण का प्रावधान है कि जो जनसंख्या है भारत में, उस जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, उसी अनुपात के आधार पर इनको सीटों में भी क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था जो है कहां पर, तो अनुच्छेद 330 में देखने को मिल जाएगा। अगला देखो कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दे रखा है, पहला है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, और दूसरा है कि न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है, और इसके आधार पर पूछ रहा है कि कौन सा सही है, बताएं कौन सा सही है। पहला कथन क्या है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, और दूसरा है न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। क्या होगा इसका सही आंसर।
ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी? ए कह रहा है कि केवल एक सही है, बी कह रहा है केवल दो सही है, सी कह रहा है कि एक और दो दोनों सही है, और डी कह रहा है कोई भी सही नहीं है, ना एक सही है ना ही दो सही है। चलो बहुमत जो है, बहुमत यहां पर सी के साथ जा रही है ना, बहुमत सी के साथ जा रही है, बोथ 1 एंड 2, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जितने लोग सी के साथ हैं सभी यहां पर बिल्कुल सही है, एक और दो दोनों ही सही है। कैसे हैं? तो हमें पता है अनुच्छेद 368, कौन सा? आर्टिकल 368 जो है ये संसद को अधिकार देता है कि वो संविधान में क्या कर सकती है? संसद संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास पावर है कि वो संसद में क्या कर सकती है? तो संशोधन कर सकती है। ये अनुच्छेद के बारे में भी कई बार पूछा गया है। और दूसरा, न्यायपालिका जो है ये क्या कानून की व्याख्या करती है, ये भी क्या है? ये भी बिल्कुल सही है। जहां कहीं भी कुछ आएगा कि संविधान में कोई बात समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब बताओ, ये मतलब बताने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? न्यायपालिका को दी गई है। ठीक है, अब देखो यही संविधान संशोधन से संबंधित एक 1973 का केस है। कौन सा? ये बड़ा फेमस है। कौन सा? तो आप सभी को पता ही है, केशवानंद भारती केस, है ना, केशवानंद भारती केस आप सभी को याद होगा। इसमें यह बात कही गई कि संसद जो है संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि जो मूल ढांचा बनाया गया है शुरुआती दौर में संविधान निर्माताओं के द्वारा, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलो अगला कह रहे कि पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा किस समिति की सिफारिश पर आधारित था? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीवी के राव समिति या फिर LM सिंघवी समिति? बताएंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था में हमारा 3 स्तरीय ढांचा है, जैसे गांव के लेवल पर पंचायत है ना, ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लेवल पर पंचायत समिति और जिला के लेवल पर जिला परिषद है। तो ये 3 स्तरीय संरचना है। ये संरचना की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? चलो बहुत बढ़िया, यहां पर सभी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, बलवंत राय मेहता समिति, है ना। तो ये क्या है? ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है ना, बलवंत राय मेहता समिति, है ना। कब? तो 1957 में इसके द्वारा सिफारिश की गई थी कि जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था होगी उसके 3 स्तर होंगे। कौन कौन से? तो पहला गांव के लेवल पर, है ना, गांव के लेवल पर क्या होगा? ग्राम पंचायत। गांव के लेवल पर क्या होगा? ग्राम पंचायत। दूसरा ब्लॉक के लेवल पर, है ना, तो ब्लॉक के लेवल पर जो होगा उसे हम बोलेंगे पंचायत समिति। क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम पंचायत समिति। क्या बोलेंगे? पंचायत समिति। और तीसरा जो होगा वो जिला के लेवल पर होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? जिला परिषद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिला परिषद बोलेंगे, है ना। तो दोनों तो इससे मैचिंग है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपके पंचायत समिति से, कि ब्लॉक लेवल पर जो है उसको क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है। यहाँ का प्रधान जो होता है वो क्या होता है? मुखिया कहलाता है। यहाँ का प्रधान जो होता है वो क्या कहलाता है ना, तो ब्लॉक प्रमुख कहलाता है। और यहाँ का जिला पार्षद, यहाँ पर क्या कहलाता है? यहाँ पर जिला पार्षद कहलाता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। और साथ ही साथ ये जो व्यवस्था है इसको अनिवार्य किसके माध्यम से किया गया था? है ना, अनिवार्य और साथ ही साथ संवैधानिक, है ना, अनिवार्य और साथ ही साथ संवैधानिक। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और यह करने का मूल उद्देश्य अगर पूछ ले कि मूल उद्देश्य क्या है, तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से हमने ये व्यवस्था यहां पर अपनाई हुई है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? USA, UK, आयरलैंड या फिर कनाडा, है ना। यहां पर नीति निर्देशक तत्व DPSP जो है, ठीक है, ये हमने कहां से लिया हुआ है? किस देश के संविधान से लिया हुआ है? चलो सी के साथ जा रहे, बहुत बढ़िया। जितने लोग यहां पर ऑप्शन सी के साथ हैं, आयरलैंड के साथ है, बिल्कुल सही है। हमने आयरलैंड से राज्य के नीति के निदेशक तत्व लिया हुआ था, है ना। बात करें कि इसको लेने का उद्देश्य क्या था, तो भारत को एक कल्याणकारी,
भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना, कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने हेतु, स्थापित करने हेतु हमने ये लिया हुआ था। मतलब इसमें जितनी बातें कही गई है ना, अगर ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि कितनी बढ़िया बातें हैं, और ये सारी चीजें अपने अगर देश में लागू हो जाए ना, तो अपने देश से बढ़िया और कोई देश यहाँ पर होगा नहीं। तो एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हमने इसको शामिल किया हुआ था, है ना। ये है कहाँ पर, तो पूछ दिया जाए भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में इसका वर्णन है। और इसके तहत आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक, है ना, 36 से लेकर 51 तक इसके बारे में विस्तृत वर्णन है। और सबसे विशेष बात जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखना, ये क्या है, ये गैर न्यायोचित है ना। ये क्या है, ये गैर न्यायोचित है। ठीक है, तो गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब कि इसमें जितनी भी बातें लिखी गई है, अगर सरकार करे तो ठीक है, अगर ना करे तो हम उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, हम उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। इसी को क्या कहा जाता है, गैर न्यायोचित कहा जाता है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, बताएंगे सभी। बफरिंग हो रही है क्लास, एक बार बताना सभी लोग। बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग नहीं क्या होत नु, सब कुछ बढ़िया चल रहा बना। कि कई आदमी के यहाँ मैसेज आ रहा बा कि सर जी क्लास रुकता, बफरिंग करता, घूमता गोल गोल, तो ऐसा कोनो समस्या नहीं है ना, सब कुछ बढ़िया बा, बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया बा। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा बा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के करेला। तो काले हमनी के बात कही निशान कि अगर नियुक्ति की कबो बात आई तो डायरेक्टली वहां आंसर का कर देवे के बा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना देश के राजा होला, तो एक कई सारा अधिकार दिहल गईल बा, उनमें से नियुक्ति के अधिकार भी बा। तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव के, है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त के का कइल जाला, नियुक्ति कइल जाला। बात कइल जाओ कि एकर कार्यकाल कितना हुई, एकर कार्यकाल, तो एकर कार्यकाल 6 वर्ष के हुई, चाहे एकर उम्र कितना हो जाओ, 65 वर्ष, जवन पहले हुई ओकरा आधार पर का हो जाई, रिटायरमेंट हो जाई। बात कल जाओ कि एकरा बारे में जानकारी कहां पर दिहल गईल बा, तो जानकारी बा अनुच्छेद, है ना, कौन सा, अनुच्छेद 324 में, जौन की कई बार पूछल गईल बा, अनुच्छेद 324। ठीक बा, अनुच्छेद 324 में एकरा बारे में विस्तृत तरीका से का कईल बा, तो डिटेल में बतावल बा। अगला प्रश्न कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त केकरा के द्वारा शुरू कइल गइल रहे। भोजपुरी कुछ खतरनाक हो जा रहा है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था, कर्नवालिस, टॉमस मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग, या फिर विलियम बेंटिक। ठीक, बताएंगे सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये ऐसी व्यवस्था थी, रैयत का मतलब हो जाता है किसान, ठीक है, रैयत का मतलब हो जाता है किसान, ठीक है, अर्थात ये ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसान भूमि का मालिक होता था, है ना, भूमि का मालिक होता था। और जैसे जमींदारी व्यवस्था में जमींदार क्या करता था, किसानों से राजस्व वसूली करता था, महलवाड़ी व्यवस्था में गांव का मुखिया करता था, लेकिन यहां पर अब कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टली यहां कृषकों से क्या करेगी, तो भू राजस्व की वसूली करेगी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो यहां पर लागू किया गया था वो टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। कहां पर, तो मद्रास में, है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कहां पर, मद्रास प्रेसिडेंसी जो है यहां पर इसे लागू किया गया था। कब, तो 1820 में, आप सभी ध्यान में रखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन बनता है अस्थाई बंदोबस्त से, है ना। अस्थाई बंदोबस्त जो है, अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा
शुरू किया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या लिखोगे, आप लिखोगे कॉर्नवालिस। क्या लिखोगे, कॉर्नवालिस लिखोगे। इसके द्वारा अस्थाई बंदोबस्त जो है वो भारत में लागू किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है ना, प्रश्न क्या कह रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, है ना, बताएंगे आप सभी, इसका आंसर क्या होगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। चले, कोई ये कह रहा है, कोई बी, मने हवा कंफ्यूजन हो गई, ए में कंफ्यूजन बा। चले के देखल जाए कर सही आंसर का हुई। सत्यार्थ प्रकाश के बात कही जाओ तो ई दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखल गईल रहे। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती, है ना, दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन नहीं जानता, इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी, आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखा जाए, है ना, सत्यार्थ के माध्यम से इन्होंने क्या किया, है ना, तो सत्यार्थ के माध्यम से इन्होंने वेदों का प्रचार प्रसार किया, है ना, ध्यान रखना, सत्यार्थ के माध्यम से, है ना, सत्यार्थ के माध्यम से वेदों का प्रचार प्रसार, है ना, वेदों का इनके द्वारा क्या किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। ये वही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा एक नारा दिया गया, कौन सा, वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो का नारा इनके द्वारा दिया गया। कारण क्या है, हमारे वेद में इतनी सारी विज्ञान से जुड़ी हुई बातें लिखी गई है, प्रूव की गई है कि अगर उसको हम देखें तो भैया क्या ही यूरोपीय कंट्री का साइंस रहेगा। तो बहुत सारी बातें वहां पर लिखी गई है, इसलिए इन्होंने कहा कि भैया सबसे बड़ा ज्ञान तो हमारे पास ही है, एक बार वेद को पढ़ के तो देखो, है ना, पढ़ के तो देखो। तो वेदों की ओर लौटो इनके द्वारा नारा दिया गया। ठीक है, इन्हीं के द्वारा राम, है ना, स्वामी विवेकानंद, है ना, इनकी बात कर ले तो इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन का, है ना, क्या चीज, राम कृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, किनके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कथन कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था और कारण दे रखा है कि इसमें समाज के सभी वर्गों ने समान रूप से भाग नहीं लिया। इसके आधार पर आप आंसर बताओ, इसके आधार पर आप सभी आंसर बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बताएंगे सभी। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था और कारण दे रखा है कि इसमें समाज के सभी वर्गों ने समान रूप से भाग नहीं लिया। ठीक है, अच्छा पानी पूरी है क्लास में, बहुत बढ़िया है, देखना कोई खा ना जाए। ठीक है, पानी पूरी नाम ऐसे लिखते हो ना, असली में नाम तो होगा नहीं, मजे मजे के लिए। और पानी पूरी पर लड़कियां बड़ा जोर देती है, तो ये वही हो सकती है जो खूब पानी पूरी खाती होगी। चलो ए और डी के साथ यहां पर जा रहे हैं, आओ इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर कथन देखो, कथन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है, है ना, ये स्टेटमेंट सही है नहीं है। 1857 के विद्रोह को कुछ इतिहासकारों ने केवल एक सैनिक विद्रोह कहा है, लेकिन क्या इसमें केवल सैनिक ही शामिल थे? 1857 के विद्रोह में वैसे राजा भी शामिल हुए जिनके अधिकार यहां पर छीन लिए गए थे। ठीक है, इसमें कृषक वर्ग, जनजातीय वर्ग, है ना, तो ये सब के सब कहीं ना कहीं अपनी अहम योगदान यहां पर देते हैं। ठीक है, जमींदार जो वीर कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह क्या थे? जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे, और इन्होंने जो सैनिक आए उन सैनिकों को क्या कर दिया? लीड कर दिया। ठीक है, तो इसको केवल सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता, ये सैनिक विद्रोह से बढ़ के था, और इसमें भारत के लगभग देखे तो बहुत सारे जो यहां पर लोग थे वो यहां पर क्या हुए? शामिल हुए। तो कथन हमारा क्या है? कथन को हम सही नहीं मानेंगे, कथन क्या है? गलत है। कारण देखो, कारण कह रहा है कि इसमें समाज के सभी वर्गों ने समान रूप से भाग नहीं लिया। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर जब हम पढ़ते हैं 1857 के विद्रोह की विफलता, तो इसमें हम देखते हैं कि भारत के कई सारे वर्ग जो हैं वो इसमें भाग नहीं लिए। जैसे वैसे जमींदार जो अंग्रेज समर्थित थे, अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे, वो यहां पर भाग नहीं लिए। जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वो इसमें भाग
भाग नहीं लिया, तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें सभी वर्गों ने समान रूप से भाग नहीं लिया। तो ये सही है, कारण से ये कथन गलत है। अब इसके आधार पर क्या हो जाएगा कि ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, आर सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, उत्पाद सिपाही में तो भैया रामबाण है ना, जीके जीएस वाला सेक्शन बहुत बढ़िया से ये कवर अप होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने, बताएं हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। चलो बी के साथ सभी जा रहे हैं, महात्मा गांधी, बहुत बढ़िया। हिंद स्वराज जो है शायद कल के क्वेश्चन में था ना, ये हिंद स्वराज्य के बारे में, वहां पर हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने इसको लिखा। कब लिखा, तो हमने देखा था 1909 में, है ना। भाषा क्या रही, तो इसकी भाषा रही गुजराती, है ना, गुजराती भाषा में इन्होंने लिखा। कब लिखा, तो नाव पर लिखा है ना, नाव पर ये लिखे थे। ठीक है, नाव पर, नाव कहना सही नहीं है, जहाज कह सकते हैं ना, जहाज पर इन्होंने ये बुक लिख डाली, है ना, जहाज पर इन्होंने इस बुक को लिख डाली। कहां से कहां, तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे ये। ठीक है, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, और जहाज में बैठे बैठे इन्होंने क्या किया, किताब लिख डाली, जिसे क्या कहा गया, हिंद स्वराज्य कहा गया। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या फिर मदन मोहन मालवीय ने। बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। सबसे पहले तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यह हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर सभी बैठकर आराम से शांतिपूर्वक सभा का आयोजन कर रहे थे। साथ ही साथ ये दिन था वैशाखी का, तो कई सारे परिवार भी यहाँ आकर अपना सेलिब्रेशन कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में जनरल डायर के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर गोली चलाने की आदेश दे दी जाती है। गोलियां तब तक चलाई जाती है जब तक गोलियां समाप्त ना हो जाए, और इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा कृत्य किया गया तो किसने, तो नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि भैया हमें नाइटहुड की उपाधि नहीं चाहिए। एक तरफ हमारे लोगों को मार रहे हो और दूसरी तरफ हमें ऐसा पद दे रहे हो जिसके आधार पर मुझे सर कहा जाए, नहीं कहलाना मुझे सर, ऐसा सर की पदवी मुझे नहीं चाहिए। और इन्होंने क्या किया, नाइटहुड की उपाधि लेके अंग्रेजों के मुंह पर मार दी। महात्मा गांधी ने भी क्या किया, तो महात्मा गांधी को एक उपाधि दी गई थी, कैसर ए हिंद, है ना, कौन सा, कैसर ए हिंद। इन्होंने इस उपाधि को भी क्या किया, लौटा दिया कि भैया पकड़ो अपना, है ना, पकड़ो अपना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये उपाधि। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, एक राष्ट्र एक नेता, या रोटी कपड़ा और मकान, है ना। फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले तो पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। और इसमें मुख्य नारा क्या रखा गया था। हाँ बिल्कुल, वहां पर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की जो गिरफ्तारी की गई थी रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में, उसके खिलाफ वहां पर सभा का आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, बताएंगे सभी, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। यहां पर देखें तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका मुख्य नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, ये यहां पर क्या किया गया, ये नारा यहां पर दिया गया ताकि लोगों में क्या हो सके, एकता स्थापित किया जा सके, और उसके आधार पर यह किया गया। इस समय काल पर देखा जाए, है ना, ये जो नारा दिया गया, ये नारा किसके खिलाफ दिया गया, उस समय शासक कौन था वहां का, है ना, उस समय वहां का शासक कौन था, तो वो था लुई 16वां। कौन, लुई 16वां। और लुई 16वां की बात करें तो लुई 16वां का जो निरंकुश शासन था, है ना, निरंकुश शासन, इसी शासन के खिलाफ ये यहाँ पर आंदोलन किया गया था, ये क्रांति यहाँ पर की गई थी। ठीक है ना। चलो अगला देखो
ये शब्द हमें कहां दिखाई देता है? तो हमारी उद्देशिका है, उद्देशिका में प्रस्तावना में शब्द देखने को मिलता है ना, है ना? क्लियर है? चलो अगला प्रश्न देखो कि वियतनाम के राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता कौन थे? वियतनाम के राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता कौन थे? माओ जेडोंग, सुकर्णो, सन यात सेन या फिर हो ची मिन? बताएंगे कि वियतनाम के जो राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे वो कौन थे? नाम बढ़िया बढ़िया है ना, माओ जेडोंग, है ना, सुकर्णो, सन यात सेन या फिर हो ची मिन? हो ची मिन क्या होगा इसका आंसर? चलिए बहुत बढ़िया। अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी सही कर पा रहे हो, इसका मतलब मैं ये समझ के चलूंगा कि आप सभी एनसीईआरटी को बढ़िया से कवर अप कर रहे हो, है ना। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, लगभग सारी चीजें आप सभी को एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी। और आप सभी का आंसर देख के मेरा दिल बाग बाग हो जाता है जब सही होता है। कौन है यहाँ पर? यह है हो ची मिन्ह, ठीक है, हो ची मिन्ह, है ना। तो सबसे पहले जो वियतनाम है, वियतनाम में इन्होंने क्या किया? लीड किया। और लीड करके क्या किया? तो सबसे पहले तो फ्रांस, है ना, सबसे पहले फ्रांस और बाद में इस पर अमेरिका, है ना, बाद में अमेरिका, इन सभी के प्रभुत्व से इनको क्या किया? तो छुड़वाया हुआ था, है ना। उनके चंगुल से बाहर निकालने में अगर किसी व्यक्ति का योगदान था तो वो थे हो ची मिन्ह। कौन थे? हो ची मिन्ह। ठीक, अगला देखो कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? ये भी क्वेश्चन शायद कल था, है ना। पहला है कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, बी है कि इसने भारत की आजादी का विरोध किया, सी है इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और डी है यह समय से पहले भारत आ गया इसलिए इसका विरोध किया गया। क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया? तो 1919 के अधिनियमों की जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से इसको क्या किया गया? तो इसको गठित किया गया। इसको 10 साल बाद गठित होना था 1929 में, लेकिन आनंद फानन में 2 साल पहले ही यानी कि 1927 में इसका गठन कर दिया जाता है। तो गठन की बात करें, इसका गठन कब किया गया? गठन किया गया 1927 में, है ना। गठन कब किया गया? 1927 में। फिर पूछा जाता है कि भारत आया, ये भारत कब आया? तो भारत सबसे पहले कहां आया ये पूछा गया है। तो अब क्या बताओगे? बंबई बताओगे। कब आया था? तो आप बताओगे 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को, है ना। फिर यहां से घूमते घूमते ये पटना भी पहुंचता है। पटना कब पहुंचेगा? 12 दिसंबर 1928 को। और हर जगह क्या होगा? विरोध किया जाएगा, है ना। नारा लगाया जाएगा, कौन सा? साइमन गो बैक, है ना, साइमन गो बैक, है ना, साइमन गो बैक का यहां पर क्या किया गया? नारा लगाया गया, काला झंडा दिखाया गया। और इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। हमारे बारे में तुम कानून बनाए, है ना, और वो कितना सही कितना गलत इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमसे पूछ ना रहे हो, हमारा एक भी व्यक्ति नहीं है। तो हमने क्या किया? इसका बड़े स्तर पर विरोध किया हुआ था। ठीक है, क्लियर है। लीड देखे तो यहां पर लीड किसने किया, है ना, तो राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय, है ना। और बात करें तो ये इसी में क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं, ना। पुलिस के द्वारा यहाँ पर इनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है ना, और लाठी चार्ज में क्या हो जाते हैं? घायल भी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, रेगुर मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी? काली मृदा को और किस नाम से, और किस नाम से जाना जाता है? आपस में नहीं खे बतियावे के, है ना। इस सेशन में अइला के मतलब का भइल कि आपस में बतियावे के नहीं खे, अच्छा से एगो टेस्ट के तरह यहाँ आके टेस्ट देवे के बाद देखे के भाई कितना सही होता कितना गलती होता। ठीक बा, चलो सब केहू सी के साथ जा रहा बा, बहुत बढ़िया। काली मृदा के रेगुर मृदा भी कहल जाला, यही के काली कपासी मृदा भी कहल जाला। का कहल जाला? काली
कपासी मृदा। और ध्यान रखना है ना, इस प्रश्न से बिहार दरोगा के चौथे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो कपास के लिए उपयुक्त है, इसीलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है ना। बात करें इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ, है ना, इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ, तो आप सभी को पता ही है कि ये वो क्षेत्र है जहां पर ये पाया जाता है जहां पर कभी लावा उद्गार हुआ था, है ना, लावा उद्गार हुआ था, ये लावा क्या हुआ, ठंडा हुआ, फिर ये टूटा और इससे जो मृदा बनी वही काली मृदा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, काली मृदा के नाम से जानी जाती है। और इसमें जो फसल उगाया जाता है उस फसल का नाम क्या है, तो उस फसल का नाम है कपास। ठीक है, लावा से है ना क्या बनता है, ये बनता है आपका बेसाल्ट, है ना, तो बेसाल्ट से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से आपके बांगर और खादर मिट्टी का निर्माण होता है। ये दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। ये नवीन जलोढ़ मृदा है और ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना, बी सतत पोषण या विकास करना, सी विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, या फिर डी था आपका गरीबी उन्मूलन। बताएंगे रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा गया है, आज दरोगा में था या बिहार पुलिस में था, पूछा गया है ये प्रश्न इसके बारे में कि ये हुआ कब था, तो ये हुआ था आपका 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। रियो डे जेनेरियो है कहां पर, तो ये है ब्राजील में, और यहीं पर हमने पहली बार पृथ्वी को बचाने के लिए हमने सम्मेलन किया, इसीलिए इसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कह लिया जाता है। क्या कह लिया जाता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्या कह लिया जाता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन इसको कह लिया जाता है। फर्स्ट अर्थ समिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको कैसे बचाया जा सके, इसके लिए यहां पर एक एजेंडा प्रस्तुत किया गया जिसमें 21 बातें कही गई कि इसके आधार पर हमें आगे का काम करना चाहिए। तो एजेंडा 21 जो है यहीं पर अपनाया गया था, है ना, एजेंडा 21 यहीं पर अपनाया गया था। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो था सतत पोषणीय विकास, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि इससे पहले जो औद्योगिकरण हुआ, हमने इतना आंख मूंद के अंधाधुंध प्रकार के हमने अपना विकास किया कि हमने पर्यावरण को इग्नोर किया। और अब पर्यावरण कह रही है कि भैया बेटा बहुत आपने हमें इग्नोर कर लिया, अब हमें अगर ध्यान नहीं दिए, हमें तवज्जो नहीं दिए, तो हम अगर इग्नोर कर दिए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दूसरे ग्रहों से लोग आकर इस पृथ्वी पर सर्च करेंगे कि क्या यहां पर भी कोई जीव कभी हुआ करता था। जैसे हम आज मंगल ग्रह पर जाकर जीव ढूंढते हैं, पानी ढूंढते हैं, वैसे ही यहां की भी ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि दूसरे ग्रह से लोग आकर यहां पर ढूंढेंगे कि क्या यहां पर जीव जंतु रहा करते थे, पेड़ पौधे हुआ करते थे, है ना। तो सुधर जाओ, ठीक है। और अब सबसे बड़ा मुद्दा आप यहां पर जलवायु परिवर्तन देखते हो। ठीक है, पहले इलेक्शंस में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को नहीं रखा जाता था, लेकिन आज के लोग जागरूक हैं, जानते हैं जलवायु परिवर्तन क्या है, तो इलेक्शंस के मुद्दे में जलवायु परिवर्तन भी रखा जा रहा है। ठीक है ना। चलो बड़े आगे अगला देखो कि कथन दे रखा है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, और कारण दे रखा है कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। इसके आधार पर आप सभी को आंसर बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या है। कथन कारण है दोनों हमने पढ़ लिया, इसके आधार पर सही आंसर क्या होगा। नहीं, क्लास रुक तो नहीं रहा, यहां तो बिल्कुल सही चल रहा है क्लास। ठीक है, चलिए कुछ क्या बहुमत ए के साथ है और कुछ यहां पर बी के साथ है। आओ देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है, कथन क्या है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है ना। उष्णकटिबंधीय ऐसे देश होते हैं जहां पर गर्मी ज्यादा होती है। और गर्मी कब होगी, तो अगर पृथ्वी पर आप देखोगे तो पृथ्वी पर हमने क्या किया है, कई सारी रेखा खींच डाली है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है, झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ हमने खींच रखा है। 23.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, और साउथ को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और ये वो क्षेत्र हो जाता है जहां पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है, और जहां पर लंबवत चमकेगा वहां पर गर्मी ज्यादा
होगी, उष्णता ज्यादा होगी, और इन कटिबंधों को हम क्या कह लेते हैं? उष्ण कटिबंध कह लेते हैं। तो अपने भारत की बात कर लें तो कर्क रेखा लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो इसका प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है ना, इसका प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है। तो भारत क्या हो गया? एक उष्ण कटिबंधीय देश है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद कारण दे रखा है कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो क्या इसके होने में इसका योगदान है क्या? बिल्कुल है। अगर हम कर्क रेखा से ऊपर होते तो उधर क्या होता? उष्ण कटिबंधीय नहीं होता, उपोष्ण कटिबंधीय होता, है ना, शीत कटिबंधीय होता। लेकिन इसी कर्क रेखा के कारण ही हम जो है वो उष्ण कटिबंधीय देश के रूप में स्थापित हैं। अर्थात आर जो है, कारण जो है, वो कथन की व्याख्या कर रहा है, सही भी है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, और ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। और ये कर्क रेखा कितने? तो हमने कल ही पढ़ा था कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से ये कर्क रेखा जो है वो होकर गुजरती है। कितनी? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला कह रहा है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए, सोना के लिए, तांबा के लिए, या फिर कोयला के लिए? इसकी बात करें तो डिटेल में आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, जहां पर हमारा खनिज संसाधन है ना, खनिज संसाधन टॉपिक है, वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। और सी जो है, सी के साथ सभी जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। खेतड़ी है ना, ये तांबा के लिए क्या है? मशहूर है ना, तांबा के लिए। अब बात करें खेतड़ी, खेतड़ी है किस राज्य में? तो ये है राजस्थान में। कहां पर है? तो ये है राजस्थान में। राजस्थान में भी देखें तो एक जिला है जिसे झुंझुनू जिला के नाम से जानते हैं, है ना, झुंझुनू जिला के नाम से जानते हैं। यहीं पर अवस्थित है खेतड़ी, जो तांबा के लिए फेमस है। और ये फेमस इतना है कि यहां से तांबा के अगर खनन की बात कर ले तो यहां पर खनन जो हो चल रहा है वो प्राचीन काल से, है ना, प्राचीन काल से यहां पर खनन चल रहा है। प्राचीन काल में भी कब? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आप सभी ने नाम सुना होगा, है ना, सुना क्या है, पढ़ा भी है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। और वहां पर आपने देखा जो तांबे का प्रयोग वहां पर किया जाता था, वो तांबे ये लोग कहां? इसी खेतड़ी से लेकर जाया करते थे। यहां पर तांबा कौन निकालता है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है, इसके द्वारा तांबे का यहां पर खनन किया जाता रहा है। ठीक है, अगला देखो। अगला कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल है? अब फसलों से संबंधित बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, 4 फसलों के नाम दे दिए गए थे और पूछा गया था कि इसमें से कौन सा अलग है। तो अगर रबी खरीफ फसल को अच्छे से आप जानते होंगे तो बिल्कुल सही करके आप आंसर यहां पर आए होंगे। रबी फसल की यहां पर बात की जा रही है ना। तो फसल की बात करें, सबसे पहले हम बात करें रबी फसल। रबी फसल कब होता है? तो ध्यान रखना ये अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। और वहीं बात कर ले कौन सी? खरीफ फसल, है ना। खरीफ फसल तो ये देखा जाए तो वर्षा ऋतु में इसको लगाया जाता है ना, वर्षा ऋतु। अब रबी फसल की बात कर ले तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? जैसे कि गेहूं हो गया, ठीक है, जैसे कि जौ हो गया, ठीक है, चना हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, ठीक है ना, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये सभी के सभी हमारे रबी फसल है। और खरीफ फसल की बात कर ले तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा चावल, है ना, इसमें आ जाएगा आपका मक्का, ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका कपास। तो ये सब क्या हो गए? खरीफ फसल हो गए। और पूछ रहा है रबी फसल, तो इसमें क्या है? आपका गेहूं है ना, गेहूं क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही आंसर। बाकी चावल, मक्का, कपास जो है ये आपका खरीफ फसल हो जाता है, खरीफ फसल हो जाता है। चलिए, किस नंबर क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया था? बिल्कुल आएगा, है ना। ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के हैं और क्वेश्चन आएंगे तो आपके यहीं से आएंगे, इसके बाहर नहीं आएंगे। अगर आप करेंट और बिहार राज्य विशेष अलग से आपने कर लिया और बाकी 10th तक एनसीईआरटी सारे कवर अप कर लिए तो इसके बाहर क्वेश्चन होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है ना। आओ बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहे हैं कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, असम या फिर तमिलनाडु? भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है ना। तो इसको लेकर
लेकर बिहार दरोगा में इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसी स्थान से जहां से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। चलो यहां पर सी के साथ जा रहे हैं सभी। सी क्या है हमारा? असम है, और असम जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारत का सबसे पुराना, ठीक है ध्यान रखना, ये भारत का सबसे पुराना क्या है? तेल उत्पादक राज्य है। और इसमें जो जगह है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, जगह का नाम क्या है? उसका नाम है डिगबोई, है ना। क्या नाम है? तो असम का डिगबोई जो है ये सबसे पुराना, ये है ना, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र में से आ जाता है। और ध्यान रखना ये भारत ही नहीं, एशिया में पहला ऐसा क्षेत्र था जहां पर व्यावसायिक रूप से तेल निकालना शुरू किया गया। तो इसके संदर्भ में क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो आप कि एशिया का पहला स्थान, एशिया का पहला स्थान जहां व्यावसायिक, जहां व्यावसायिक रूप से तेल निकाला गया था, व्यावसायिक रूप से तेल निकाला गया था। ठीक है, ध्यान रखना। असम में और भी कोई क्षेत्र है क्या जो तेल के लिए जाना जाता है? बिल्कुल, यहीं पर देखो तो और क्या है, एक स्थान है जिसे मोरन के नाम से जानते हैं ना, क्या कहा जाता है? मोरन। और दूसरा क्षेत्र जो है उसे नाहर कटिया के नाम से जानते हैं। कौन सा? नाहर कटिया। ठीक है, नाहर कटिया, ध्यान रखना। और स्वतंत्र भारत की पहली रिफाइनरी भी हमने यहीं पर लगाया था। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की, है ना, स्वतंत्र भारत की पहली रिफाइनरी कहां पर हमने लगाया था? रिफाइनरी, तो वो भी आप क्या बोलोगे? डिगबोई ही बोलोगे। ठीक है ना, क्लियर है? बढ़े आगे। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत से युक्त है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल, है ना। वायुमंडल की कौन सी परत जो है ओजोन परत से युक्त है? या यूं कहे डायरेक्टली पूछता कि कौन सी परत, है ना, ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? बताएंगे आप सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? चलो बी के साथ सभी जा रहे हैं। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, बहुत बढ़िया, है ना। समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। और ये ओजोन लेयर क्या करती है? जो सूरज की रोशनी है उसमें विभिन्न प्रकार के अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। और ये रेज अगर धरातल पर आए, हमारी चमड़ी के ऊपर पड़े, तो हमें चमड़ी से जुड़ा हुआ कैंसर हो सकता है। तो इसको क्या करती है? इस अल्ट्रा वायलेट रेज को सोख लेती है। अब बात करिए खत्म कैसे हो रहा है। तो हम यहां पर विभिन्न प्रकार के जो गैसेज हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, शीतलन के लिए जो यहां पर जितने गैसेज का प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो पतली हो रही है। और पतली हो जाएगी तो क्या होगा? हर कोई यहां पर चर्म रोगी बन के घूम रहा होगा। इसलिए हमें इसका क्या करना है? संरक्षण करते हुए चलना है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है इसको पृथ्वी पर आने से क्या करती है? रोकती है। वहीं क्षोभ मंडल की बात कर ले तो क्षोभ मंडल, जिसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ये अपने वायुमंडल की सबसे निचली परत है ना, सबसे निचली परत है। ठीक है, और जितनी भी हमारी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, कौन सी? मौसम संबंधी घटनाएं, वो सारी मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं वो यहीं होती है। ठीक है, कहां पर? तो क्षोभ मंडल में। आगे देखो, अगला कह रहे हैं कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, भागीरथी या फिर अलकनंदा? गंगा, यमुना, भागीरथी या फिर अलकनंदा, किस नदी पर टिहरी बांध अवस्थित है? क्या होगा? चलो सी के साथ सभी जा रहे हैं, है ना। सी के साथ कुछ बी वाले भी हैं, लेकिन बहुमत जो है सी है, और सी वाले जितने भी हैं वो बिल्कुल क्या है? सही है, है ना। भागीरथी नदी जो है, भागीरथी नदी पर अवस्थित है हमारा टिहरी बांध। भागीरथी नदी याद आ रहा है? ये भागीरथी नदी कहां पर? तो आप सभी को पता होगा, देवप्रयाग, है ना। देवप्रयाग में ये भागीरथी, और भागीरथी किससे मिलती है? तो ये मिलेगी अलकनंदा से, है ना। अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों मिलती
मिलती है तो मिलने के पश्चात यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, गंगा नदी का यहीं पर निर्माण होता है और इसी भागीरथी नदी पर हमारा टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध अवस्थित है। बात करें कौन से स्टेट में है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड राज्य में क्या है, स्थित है। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, आप टिहरी बांध बोलोगे, है ना। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध जो है वो आपका टिहरी बांध है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ दे आपसे कि सबसे लंबा बांध कौन सा है ना, भारत का सबसे लंबा बांध अगर आप सभी से पूछ दे तब क्या बताओगे, तब आप बताओगे हीराकुंड बांध। क्या बताओगे, हीराकुंड बांध बताओगे। किस राज्य में है तो ये आपके उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, और किस नदी पर है ये पूछ दे तो आप बोलोगे महानदी पर। ठीक है, महानदी पर। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे, आप सभी अवश्य ध्यान में रखना। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की, दूरी की, तीव्रता की या फिर वेग की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, टाइम की, डिस्टेंस की, इंटेंसिटी की या फिर वेलोसिटी की। ये तो बिहार पुलिस में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या हो जाएगा, प्रकाश, है ना। तो प्रकाश जो है ये दूरी का मापक है। किसका, दूरी का इकाई है। दूरी को इसके माध्यम से नापा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है इसी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है और इससे लंबी दूरी मापी जाती है। अब यहां से, है ना, अपने घर से मार्केट में जाओ, इसको प्रकाश वर्ष में मापा जा सकता है नहीं, ये बहुत छोटी इकाई है। छोटी इकाई हम मीटर में, किलोमीटर में मापते हैं, मील में मापते हैं। लेकिन जो खगोलीय दूरी होती है, जैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रहों तक मापना है तो इसको हम लाइट ईयर में मापते हैं, है ना। तो प्रकाश वर्ष जो है ये किसका, दूरी का मात्रक है। और दूरी में भी कौन सा, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो खगोलीय दूरी। ठीक है, खगोलीय दूरी को मापने का ये इकाई है। अब बात करें यहां पर कि एक प्रकाश वर्ष जो है वो कितने का होता है ना। एक प्रकाश वर्ष अगर आप सभी से पूछ दे कितने का होता है तो आप क्या लिखोगे, लगभग में, है ना, लगभग में ये हो जाता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, है ना। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। अब बात करेंगे क्या यही सबसे बड़ा यूनिट है, नहीं, है ना। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा यूनिट अगर आपसे पूछे, है ना, सबसे बड़ा यूनिट यानी कि इकाई अगर आप सभी से पूछे तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे पारसेक, है ना। क्या होता है, वो होता है पारसेक। ठीक है, पारसेक आपके प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है। यानी कि अगर कहें एक पारसेक बराबर कितना होगा, एक पारसेक बराबर कितना होगा तो ये 3.26 लाइट ईयर के बराबर हो जाता है। तो सबसे बड़ी यूनिट जो है वो पारसेक है, उसके बाद से आपका यहां पर लाइट ईयर हो जाता है। ठीक है ना। चलो बड़े आगे, अगला देखो कि सोडियम को मिट्टी के तेल जिसे किरोसिन तेल कहा जाता है उसमें क्यों रखा जाता है। ऑप्शन ये दे रखा है कि इसकी गंध के कारण, खूब महकता है तो महकना है, दूसरा ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, सी कह रहा है कि ये जल में घुलनशील है और डी कह रहा है कि इसे ठंडा रखने के लिए इसे किरोसिन तेल में रखा जाता है। क्या होगा इसका सही आंसर, चलिए बी के साथ सभी जा रहे हैं, बी ये अत्यधिक क्रियाशील है। बहुत बढ़िया, आज तो आप सभी एकदम 50 में 50 मारोगे, है ना। जो सोडियम होता है ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ये क्रियाशील होता है। ठीक है,
ठीक है, ये क्या होता है, तो बहुत ही ज्यादा ये क्रियाशील होता है। क्रियाशील इतना होता है कि अगर इसको खुली हवा में रख दिया जाए, ऑक्सीजन और नमी के साथ ये बहुत ही तेजी के साथ अभिक्रिया करता है और तुरंत ही आग लग जाता है। इस कारण से इसको केरोसिन तेल में डुबा के इसलिए रखा जाता है ताकि एक तो वो तेल है तो नमी से दूरी बना रहेगा और ऑक्सीजन से भी उसका कटाव रहेगा, और इस कारण से इसको हम क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसको ऑक्सीजन से और नमी से दूर रखना, इस उद्देश्य से इसको रखा जाता है। सोडियम क्या है, तो ध्यान रखना सोडियम एक प्रकार का मुलायम धातु है ना। ये क्या है, धातु है लेकिन बड़ा ही मुलायम है। कितना मुलायम है, तो मुलायम इतना है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है ना, चाकू से काटा जा सकता है। और आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहां पर सोडियम। तो यहां से ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला कह रहा है कि कोशिका का शक्ति केंद्र है ना, पावर हाउस किसे कहा जाता है, नाभिक को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर लाइसोसोम को, है ना। कोशिका को, है ना, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर ले यहां पर क्या चीज, कोशिका, है ना। तो कोशिका के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो ये शरीर का क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है ना, यानी कि संरचनात्मक, है ना, संरचनात्मक ये क्या है, इकाई है। ठीक है, और ध्यान रखना इसके साथ साथ ये अपने शरीर की क्रियात्मक, है ना, क्रियात्मक इकाई भी है। यानी कि जितनी भी क्रिया होती है ना अपने शरीर में, वो कोशिका के स्तर पर होती है ना। कोशिका खुद अपना एनर्जी जनरेट करती है और उसका प्रयोग करके अपने विभिन्न कार्यों का संपादन करती है। तो ये हमारे शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, और इन्हीं लाखों करोड़ों कोशिकाओं के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और कह रहा है कि पावर हाउस किसे कहते हैं, तो इसका पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये एक बार नहीं कई बार यहां पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है, तो अभी हमने देखा कि ये क्या है, क्रियात्मक इकाई है। तो अब देखो यहां पर भोजन कैसे ये बनाता है, तो इसको चाहिए पोषक तत्व, है ना, और पोषक तत्व पाचन क्रिया के माध्यम से सूक्ष्मतम अणु में तोड़ दिया जाता है और ब्लड उसको हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। लेकिन उससे एनर्जी वो तभी जनरेट कर पाएगा जब उसके पास ऑक्सीजन हो। तो ऑक्सीजन फेफड़ों के माध्यम से ब्लड में मिला दिया जाता है और फिर ये ब्लड हर एक कोशिका तक पहुंचाती है। तो यहां पर क्या हो गया, आलू, गेहूं, चावल, है ना, सब कुछ पहुंच गया, और दूसरा गैस सिलेंडर भी पहुंच गया, अब भोजन बनेगा। तो कोशिका अपना क्या करती है, वहां पर भोजन बनाती है। लेकिन ध्यान रखना ये किसके माध्यम से, गैस के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से बनाती है। तो क्या होगा, धुआं निकलता है, राख बच जाता है। तो ये राख हमारे लिए सही नहीं है ना, इसको तो फेंकना पड़ेगा घर से बाहर। तो वैसे ही हमारे शरीर जब यहां पर कोशिकीय शोषण करती है ना, कोशिकीय पाचन करती है, तो ऐसी स्थिति में कई सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, और इन अपशिष्ट पदार्थों को कौन, तो हमारी लीवर जो है वो तोड़ के ब्लड में मिला दी जाती है ना, ब्लड में मिला देती है। फिर ब्लड आगे जो हमारे किडनी है, किडनी से फिल्टर होकर मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो इस तरीके से एनर्जी जनरेट होती है। और यहां पर जो एनर्जी जनरेट होती है ये कौन से फॉर्मेट में, तो एटीपी के फॉर्मेट में यहां पर ऊर्जा जनरेट होती है, और इसी के माध्यम से कोशिका जो है अपना हर एक कार्य जो है उसका संपादन करती है। ठीक है, थोड़ी सी बफरिंग हो गई थी, अब नहीं हो रही ना, अब ठीक है। ठीक है, अब क्लियर है। चलो, तो यहां पर क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट किया जाता है किस फॉर्मेट में, एटीपी के फॉर्मेट में, है ना। क्लियर है, ये बातें समझ में आ गई। अब यहां पर एक है लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आत्मघाती थैली। क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली।
ठीक है, सुसाइडल बैग इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जब कोशिका खराब होने लगती है ना, तो ये खुद ही क्या करता है, कोशिकाओं का पाचन कर जाता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला देखो, कथन है कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है और कारण दे रखा है कि यह ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में होता है। अब इसके आधार पर आप सभी को आंसर बताना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, दोनों कथन कारण दोनों को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद से आप सभी को आंसर देना है ना। डूब के खोजा था, है ना, इसलिए उसको डूबे कहते हैं। ऐसे ये सब तरीका क्या है, याद करने का है। बहुत बढ़िया। चलो, कुछ ए के साथ जा रहे, बहुमत ए है लेकिन कुछ बी भी है। आओ देखते हैं, लोहे में जंग कब लगता है। तो आपने देखा होगा कि लोहा जब नॉर्मली बाहर रखते हैं तो ऑक्सीजन से संपर्क होता ही है, लेकिन जब उस पर पानी भी लगता है, यानी कि नमी और ऑक्सीजन जब दोनों एक साथ हो, तो यहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और इससे शुरू होती है लोहे पर जंग लगना। अब आओ देखते हैं, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल है ना। रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही क्या होता है, यहां पर जंग लगता है। और ये कब होगा, जब लोहा ऑक्सीजन और नमी दोनों के संपर्क में आएगा। दोनों जरूरी है, केवल वो ऑक्सीजन के संपर्क में रहे तब भी वहां पर जंग नहीं लगेगा, और केवल नमी के संपर्क में रहे तब भी वो उसमें जंग नहीं लगेगा। जंग लगने का रीजन यहां पर दोनों है। क्या चीज, ऑक्सीजन और नमी। तो दोनों क्या है, कथन और कारण दोनों ही हमारे यहां पर क्या है, बिल्कुल सही है। कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। इसमें बड़ा गलतियां होती है आपको आपकी, लेकिन आज बड़ा सही आंसर है। ठीक है, चले कि अब अगिल का प्रश्न देखल जाओ। अगिल का कह रहा बा कि मनुष्य के कान के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा कितनी है। मतलब जो आवाज है, कितने हर्ट्ज तक की आवाज जो है मनुष्य की कान सुन पाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बताओगे, है ना। 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 तक, 200 से 2,000 तक, या फिर 20,000 से अधिक। क्या होगा इसका सही आंसर? चलो, बी के साथ सभी जा रहे हैं, 20 से 20,000 बिल्कुल सही है। हमारी कान जिस आवाज को सुन पाती है ना, वो है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, है ना। इस आवृत्ति तक के जो ध्वनि है उसको हमारी कान जो सुन पाती है। इससे कम होगा तभी हम नहीं सुन पाएंगे और ज्यादा होगा तब भी हम नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब कह दे कि 20 हर्ट्ज से जो कम है आवृत्ति उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। ठीक है, और वैसे आवाज, वैसे ध्वनि जिसकी आवृत्ति है ना कितनी हो, तो ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो हम ना इसको सुन सकते हैं ना इसको सुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, कुत्ते और चमगादड़ जो हैं ये 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा की आवाजें जो हैं वो सुन पाते हैं। और ध्यान रखना, जब बड़े बड़े जो भूकंप आने होते हैं, पहाड़ वहाड़ जो आवाज निकालती हैं, तो वो जो होता है ना वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, तो वो हमारी कान सुन नहीं पाती। तो भूकंप आता है तो हम भैया दब के मर जाते हैं। लेकिन आपने कभी सुना है क्या कि कोई जानवर जो है वो भूकंप में दब के मर गया? नहीं, उसको सुनाई देता है, वो तुरंत ही वहां से निकल लेते हैं। जानवर सबसे पहले क्या करते हैं, भागते हैं। तो अगर कहीं से जानवर भाग रहे हैं ना, तो मनुष्य को अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक जानवर नहीं समझना चाहिए, उनको भी उनके पीछे लग के वहां से निकल लेना चाहिए, नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो यही कारण है कि जब भी भूकंप आना होता है ना, तूफान उफान आना होता है, तो पहले ही जानवरों को पता चल जाता है और वहां से वो निकल जाते हैं। ठीक है, ये बातें यहां पर समझ में आ गई। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बिहार दरोगा में पूछा गया इस बार का प्रश्न है कि जो धोने का सोडा है ना, वॉशिंग सोडा है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है। NaCHO3, Na2CHO3, है ना, 10H2O, NaOH या फिर CaOH2। क्या होगा इसका आंसर?
बिल्कुल बढ़िया, ये रट लेना। अच्छा, बफरिंग कर रहा है, ये चीज तो रट लेना है ना, रासायनिक सूत्र से बिहार दरोगा में, है ना, दूसरे और चौथे शिफ्ट में कम से कम ये रासायनिक सूत्र से नहीं भी होंगे तो 6-6 क्वेश्चन रहे थे, है ना, 6-6 क्वेश्चन वहां पर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो बढ़िया, आगे अगला देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, चलो, प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को, इसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। तो इसको कहते हैं मायोपिया। चलो ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? एक, चलो सभी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। देखना बफरिंग, देखो बफरिंग कर, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन है आपका उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर द्विफोकसी लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मायोपिया। क्या कहा जाता है? मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, नाम पता ना यहां पर क्या कर दिया गया है, बड़ा गलत कर दिया गया है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, है ना, दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है, और जो दूर दृष्टि दोष है उसमें निकट का नहीं दिखता है। तो नाम में यहां पर बड़ा कंफ्यूजन है, उल्टा पुल्टा मत कर देना। ठीक है ना। अब बात करें इसको ठीक करने के लिए, तो इसको ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और उत्तल लेंस का प्रयोग कब करेंगे? जब यहां पर दूर दृष्टि दोष होगा, है ना, दूर दृष्टि दोष जब होगा तब हम यहां पर क्या करेंगे? उत्तल लेंस का, कन्वेक्स लेंस का हम प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपर मायोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपर मायोपिया बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, समय के साथ क्या होता है? बुढ़ापा, और बुढ़ापा में दोनों ही दृष्टि दोष यहां पर होने लग जाती है। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं प्रिस बायोपिया, है ना। क्या बोलते हैं? प्रिस बायोपिया। ये क्या है? बुढ़ापे में होता है, और इसमें हमें निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों ही देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ता है? तो द्विफोकसी लेंस, है ना, द्विफोकसी लेंस लगाना पड़ता है ना। इसको बायोफोकल लेंस कहते हैं। आपने देखा होगा ना बूढ़े लोगों में, है ना, नीचे कुछ अलग होता है, ऊपर कुछ अलग होता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। तो ये कब होता है? जब हमारी दोनों दृष्टि दोष यहां पर देखने को मिली, है ना। बुढ़ापे में क्या होता है? लेंस हमारे कमजोर होने लग जाते हैं। ठीक है ना। अगला देखो, अगला कह रहे हैं कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ये क्वेश्चन भी बिहार दरोगा में पूछा गया है इस बार। ठीक है, फ्लोएम, जाइलम, रंध्र या फिर जड़ के बाल। ठीक है, रूट हेयर। तो पौधों में जल का परिवहन, लेकिन वहां पर बड़ा गलत पूछा गया था। ठीक है, वहां पर बड़ा गलत पूछा गया था, जल का तो हटा ही दिया था। केवल क्वेश्चन था वहां पर कि पौधों में परिवहन किसके माध्यम से होता है। ठीक है, और फ्लोएम, जाइलम, ये तो दोनों है ना। जब केवल परिवहन की बात करोगे तो फ्लोएम, जाइलम दोनों होंगे, लेकिन जल की बात होगी तो जल नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और ये किसके माध्यम से? तो ये जाइलम के माध्यम से होता है। ठीक है, किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। ये केवल एक तरफ से जाता है। और ये होता कैसे पता है? ठीक है, जैसे कैसे होता है देखो,
है ना। इसका सिस्टम थोड़ा सा क्या करो, समझ लो। ठीक, ये हो गया हमारा क्या चीज, पेड़। ठीक है, ये हो गया हमारा यहां पर पेड़। ठीक, और ये हो गया इसका जमीन में जड़। ठीक है ना। तो पत्तियों से हमने देखा था कि पत्तियों से ये क्या करती है, जलवाष्प छोड़ती है। क्या करती है, जलवाष्प छोड़ती है। तो जलवाष्प जब यहां से छोड़ेगी पत्तियां, तो यहां पर वैक्यूम क्रिएट होगा, और वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये प्रेशर लगाएगी किस पर, जाइलम पर, है ना। तो प्रेशर लगाएगी, जैसे होता है ना पाइप में आप मुंह डाल के खींच लो तो वो ऊपर की ओर चला जाएगा। तो जैसे ही जलवाष्प इससे बाहर निकलते हैं, इस पर प्रेशर बनता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, और उसके थ्रू जितने भी खनिज लवण हैं ये कहां चले आते हैं, तो ये सब के सब चले आते हैं। अब देखो ये चला गया तो मेरा दिमाग इधर चला गया, कहां है, लग रहा है ये बुरा मान गया। हम्म, आ गया। ठीक है, तो ये जाइलम के थ्रू ऊपर चला जाता है। फिर यहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण के तहत जो यहां पर पोषक तत्व बनते हैं, ये फ्लोएम के माध्यम से कहां, तो पूरे पौधे के हिस्से में, है ना, पूरे पौधों में इसको क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। तो फ्लोएम जो है, इससे न्यूट्रिशंस पेड़ के हर एक भाग तक पहुंचता है। जाइलम के माध्यम से जल और खनिज लवण जो है उसका परिवहन होता है। ठीक है, आशा करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहे हैं कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, या फिर खनन क्षेत्र में। छिपी हुई बेरोजगारी, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है ना। छिपी हुई बेरोजगारी जो है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि बेरोजगारी का ये ऐसा स्वरूप है कि आपको देख के लगेगा ही नहीं कि वो व्यक्ति जो है वो क्या है, बेरोजगार है, लेकिन उस व्यक्ति के काम करने से प्रोडक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो व्यक्ति काम करे या ना करे, प्रोडक्शन भैया उतना ही होना है। और ये आपको देखने को मिल जाता है कृषि क्षेत्र में, है ना, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। जैसे मान लो आप घर चले गए, तैयारी कर रहे हो, घर चले गए, देखोगे कि पिताजी जो हैं, है ना, वो गेहूं वहां पर क्या कर रहे हैं, तो गेहूं बोवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भी चले गए उनके पीछे पीछे, तो वो अकेले वहां पर प्रोडक्शन मान लो 1 टन करते थे, आपके जाने से 2 टन नहीं हो जाएगा, वो होगा 1 टन ही। लेकिन दिखेगा कि आपने पिताजी के साथ खेतों में काम किया है, लेकिन आपके काम करने का कोई भी प्रॉफिट नहीं आएगा। तो ये मूल रूप से हमें कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, और इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहे कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। ये तो शायद हमने पहली या दूसरी क्लास में पढ़ा था। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनडीपी, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एचडीआई जो है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है ना, हमने पढ़ा था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हो। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, ये तो हमने पढ़ लिया था। लेकिन बात करें, है ना, क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसकी अवधारणा किसने दी थी, है ना, इसकी अवधारणा किसने दी थी, तो आप क्या बोलोगे, महबूब उल हक के द्वारा। किसके द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा। ये क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा दी थी। फिर पूछा गया है कि ये कहां से संबंधित है, तो ये पाकिस्तान से संबंधित है, ध्यान रखना। ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, है ना, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, और इन्हीं के द्वारा ये एचडीआई का अवधारणा दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें अहम योगदान और किसका है, तो अमर्त्य सेन का, है ना। अमर्त्य सेन की बात कर लें तो इनकी भी क्या है, अहम भूमिका इसमें रही है। इसमें जो देशों को रैंक दिया जाता है ना, जो रैंक दिया जाता है, रैंक नहीं स्कोर, है ना, तो स्कोर जो दिया जाता है, ये स्कोर 0 से 1 के बीच में दिया जाता है, और इसी के आधार पर देखा जाता है कि कौन सा देश जो है यहाँ पर कितना बढ़िया डेवलप कर रहा है मानव को लेकर। ठीक, अगला देखो,
कथन दे रखा है कि मुद्रा स्फीति से ऋणी को लाभ होता है, और कारण दे रखा है कि मुद्रा की वास्तविक मूल्य घट जाती है। और इसमें आपका एबीसीडी दिया है, बताएं इसके आधार पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मुद्रास्फीति के बारे में कल हमने सामान्य प्रश्न देखा था, आज कथन कारण वाला है। बताएंगे सभी इसका सही आंसर क्या होगा। लगभग 2 घंटे अब अपनी ये क्लास चलती है ना, और 7 बजे तक चलेगी। चलो ए के साथ सभी जा रहे हैं। क्लास में गद्दार हैं, कौन है भाई? गद्दारी कर बे, गद्दारी ना कर बे ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले मुद्रा स्फीति से ऋणी को लाभ होता है। ठीक है, ऋणी को लाभ कैसे होता है? क्योंकि उसको ऋण चुकाना होता है। मान लो, है ना, मैंने किसी से उधार लिया 100 रुपए, उस टाइम पीरियड पर 100 रुपए में मैं एक टी शर्ट खरीद सकता था। ठीक है, 2 महीने बाद मैंने उसको 100 रुपए रिटर्न की, और तब तक मुद्रास्फीति हो चुकी है, जिस कारण से वो टी शर्ट 200 रुपए में अब मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लाभ होगा या हानि? मुझे तो लाभ ही होगा ना, क्योंकि जब मैंने उधार लिया था तब 100 रुपए में एक टी शर्ट मैंने खरीद ली थी, और जब मैं दे रहा हूं उसको तब 100 रुपए में टी शर्ट नहीं आ रही, 200 रुपए में आ रही, तो मुझे लाभ हुआ। तो मुद्रास्फीति में ऋणी को लाभ होता है, ये बिल्कुल सही है। और क्यों होता है? क्योंकि मुद्रा का वास्तविक मूल्य घट जाता है ना। 100 से 200 रुपए हो गया टी शर्ट का रेट, यानी कि क्यों हुआ? क्योंकि उसका वास्तविक मूल्य घट गया है। तो ये कारण जो है कथन की एकदम सही से व्याख्या कर रहा है, और ऐसी स्थिति में ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो ए वाले सभी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अगला देखो। अगला कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? प्राथमिक से क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र? बताएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है? चलिए, यहां पर ए और सी के साथ सभी जा रहे हैं। आओ देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, इसका मतलब यह समझना कि जिसका उत्पादन डायरेक्ट नेचर के माध्यम से हो रहा है। जैसे हमने फसल लगाई और काट ली, तो फसल कहां होगा? प्रकृति के कारण। ठीक है, धरातल पर। ठीक है, तो फसल हो गया। खनन हम कर रहे हैं, यानी कि ऐसा कार्य जो कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। अब इससे जो उत्पादित वस्तु है उससे हम कुछ नया उत्पादित कर लें, तो इन सेक्टर को हम द्वितीयक सेक्टर में काउंट करते हैं। जैसे गेहूं उत्पादित किया, अब उससे हमने क्या किया? उससे बिस्कुट बना लिया, तो बिस्कुट बनाने का काम जो हुआ वो आपका द्वितीयक क्षेत्र में हुआ। और तृतीयक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? तो भैया इन सब में जो सर्विस दे रहा है, जैसे मैं यहां पर काम कर रहा हूं, मैं कौन से सेक्टर में काम कर रहा हूं बताना एक बार। मैं अभी जो काम कर रहा हूं, आप सभी को पढ़ा रहा हूं, तो मैं कौन से सेक्टर में काम कर रहा हूं, है ना। अगर हम बात करें जीडीपी में, तो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो भारत में है वो किसका है? टर्शियरी सेक्टर का है, तृतीयक सेक्टर का है। ठीक है, 50% से भी ज्यादा जो जीडीपी में योगदान है वो इसी में है। एजुकेशन कोई सेक्टर नहीं है, एजुकेशन आता है आपका सेवा क्षेत्र में, है ना। टर्शियरी सेक्टर में क्या आ जाएगा? सेवा आ जाएगा। सेवा का मतलब कि सर्विसेज जो है लोगों तक पहुंचा रहा है। जैसे संस्थान मुझे सैलरी दे रही है और इसके बदले में मैं आप सभी को अपनी सर्विसेज उपलब्ध करवा रहा हूं, तो इसको क्या कहेंगे? मैं सर्विस सेक्टर में काम कर रहा हूं। सुबह सुबह आपके यहाँ न्यूज़पेपर जो पहुंचाता है वो भी सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है। जो न्यूज एंकरिंग, जिसका न्यूज आप सुनते हो, वो भी सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है। तो ध्यान रखना, चाहे यहां से वस्तु उपभोक्ता तक कोई डिलीवर कर रहा है ना, गुड्स और सर्विसेज का जो डिलीवर कर रहा है, हम कहेंगे कि भैया वो सर्विस सेक्टर में है। ट्रांसपोर्टेशन, आप पैसे देते हो, बैठ के जाते हो, उतर जाते हो, तो आपने पैसे दिया, उसके बदले में आपको सर्विस मिली, तो वो क्या हो गया? सर्विस सेक्टर हो गया। ध्यान रखना, क्लियर है ना। अपना कृषि जो आता है वो प्राथमिक सेक्टर में आता है। अगला कि भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर वित्त मंत्रालय, है ना। मुद्रा नोट जो है ये कौन जारी करती है भारत में? बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? मुद्रा नोट कौन जारी करती है?
अब देखो ध्यान रखना, यहां पर अगर हम बात कर लें, है ना, यहां पर हम बात कर लें गला दर्द करने लग गया। भारत सरकार की बात करें तो ये ध्यान रखना 1 रुपए का नोट जारी करती है, ठीक है ना। और वही बात करें 1 रुपए को छोड़कर जितनी भी नोट हैं वो सारी नोट जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ये जो नोट होते हैं इस पर साइन कौन करता है, तो इस पर साइन जो है आरबीआई का गवर्नर करेगा, ठीक है। आरबीआई का गवर्नर का यहां पर साइन होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि 1 रुपए के नोट पर किसका साइन होता है, किसका यहां पर हस्ताक्षर होता है, तब क्या बताओगे, आप बताओगे है ना भारत सरकार के वित्त सचिव का, ठीक है। भारत सरकार के वित्त सचिव का यहां पर क्या होता है, हस्ताक्षर होता है, ठीक है। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई वो हम कल डिस्कस किए थे, तो यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। आओ बढ़ते हैं आगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है। देखो ध्यान देना, रेगुलर सेशन में बने रहोगे, जो 20 के 20 सेट हैं, तो गारंटी होगी कि आप पूरा एनसीईआरटी के कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे और जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में रहेगी वो सब जानी पहचानी आएगी। अब एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे तो फिर इसकी गारंटी नहीं हो पाएगी ना। चलो यहां पर प्रत्यक्ष कर की बात हो रही है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्टली हम सरकार को देते हैं। तो आओ देखिए, इसमें जीएसटी हम सरकार को देते हैं, नहीं, जीएसटी सरकार को नहीं देते। तो जीएसटी जो हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया अप्रत्यक्ष कर, है ना, क्या हो गया, अप्रत्यक्ष कर। आयकर जो है, इनकम टैक्स जो है, ये हम बिल्कुल डायरेक्टली किसको देते हैं, सरकार को देते हैं, है ना। ये आयकर क्या होता है, तो ये ऐसा कर होता है जो व्यक्तिगत स्तर पर, है ना, व्यक्तिगत स्तर पर देते हैं। और साथ ही साथ जो यहां पर कंपनी है, कंपनी अगर प्रोडक्शन कर रही है तो प्रोडक्शन पर, है ना, जो लाभ होता है उस पर ये टैक्स दिया जाता है। और ये क्या है, ये है डायरेक्ट टैक्स। बाकी एक्साइज ड्यूटी है, ये भी इनडायरेक्ट है। और सीमा शुल्क जो है ये भी क्या है, ये भी इनडायरेक्ट हो जाता है। तो किसी व्यक्ति या संस्थान के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है सरकार को, इसी को हम इनकम टैक्स कहते हैं, है ना, इनकम टैक्स कहते हैं। अगला देखो कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखना। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, भोजन की उपलब्धता, भोजन तक पहुंच, भोजन सामर्थ्य या फिर उपयुक्त सभी। बताएंगे खाद्य सुरक्षा का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा। चलो सभी डी के साथ जा रहे हो, है ना। आओ देखते हैं खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या हुआ, है ना, फूड सिक्योरिटी। तो सभी लोगों की भोजन तक उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए, हर कोई, है ना, हर किसी के पास भोजन रहे, भोजन तक पहुंच सबकी हो जाए और उसके पास इतने पैसे हो कि कोई व्यक्ति भोजन खरीद भी पाए, भोजन सामर्थ्य, है ना, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, अर्थात तीनों यहां पर क्या होगा, तीनों सही है, अर्थात उपरोक्त सभी, है ना, तीनों के तीनों जो है, तीनों के तीनों का मतलब क्या हुआ, हमारा खाद्य सुरक्षा हो गया, है ना। और इन सब को पूरा करने के लिए हम क्या चला रहे हैं, हम चला रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हमने यहां पर लाया ताकि ये सब बढ़िया से चल सके। और ये कब, तो 2013 में, है ना। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हमने लाया इन सब की यहां पर पूर्ति करने के लिए। और साथ ही साथ आप देखते हो ना पीडीएस सिस्टम, है ना, पीडीएस सिस्टम ये इसी के तहत कार्य करता है, ठीक है। और ये पीडीएस सिस्टम के बारे में बिहार दरोगा में इस बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाता है ना, बफर स्टॉक और राशनिंग इसको कहा जाता है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, तो लोगों को सस्ते रेट पर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन गाँव में इसका कितना फायदा उठाया जा रहा है, जब मैं गाँव जाके देखता हूं ना तो लगता है कि क्या ही कहें। सरकार चाह रही है कि हर एक व्यक्ति तक भोजन की पहुंच हो, है ना, कम पैसे में पहुंच हो। इसके लिए गेहूं और चावल जो है 2 रुपए और 3 रुपए प्रति किलो कोटे से उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन हमने क्या देखा, गांव जब गए तो भैया वहां पर एक दुकानदार जो है ना, देखो मैं कहानी यहां पर बता रहा हूं, आपके यहां होता है कि नहीं होता है बताना सब लोग। एक दुकानदार जो आज से 1 डेढ़ साल 2 साल पहले गया था, तब वो साइकिल से आता था और
इन जितने लोगों ने वहां से गेहूं चावल उठाया वो सारे गेहूं चावल उस व्यक्ति को बेच दिया 18-20 रुपए किलो पर। ठीक है, तो लाए 2 से 3 रुपए और बेचे 18-20 रुपए किलो, यानी कि किलो पर यहां पर लाभ कमाया गया 15 से 17 रुपए। अब वो जो व्यापारी है जो साइकिल से आता था वो अब उसको बेचेगा 30-40 रुपए, ये प्रॉफिट कमाएगा। अगली बार गया तो वो जो हेवी ड्यूटी नहीं आती टीवीएस वाली उससे आया करता था, और अब की बार जो गया था बिहार दरोगा एनालिसिस में, तो अब उस व्यक्ति ने ई रिक्शा खरीद लिया है बैटरी वाला। अब उसके माध्यम से घूम घूम कर पता करते रहता है कि भैया कोटा आया कि नहीं आया, कोटा जैसे ही आया वो तुरंत जाके खरीद लेता है। तो क्या सरकार का जो मूल उद्देश्य है सभी लोगों तक सस्ते में राशन उपलब्ध करवाना, क्या इसका फायदा किसी व्यक्ति को मिल रहा है? जिसको मिलना चाहिए उसको शायद नहीं मिलता होगा, और मिल ऐसे लोगों को रहा है जो कोटे वाले चावल नहीं खाते, जो बढ़िया वाले चावल खाते हैं और वहां से उठाकर इसको बेच देते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। अब आप लोग क्या करोगे, तो इस वीडियो को कट करोगे और कट करके खूब वायरल करोगे, कर सकते हो। ये क्या है, ये रियलिटी है, ये क्या है, रियलिटी है, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार के जो खर्चे यहां पर हो रहे हैं, है ना, एक तो हमसे क्या करती है, गेहूं चावल खरीदती है, एमएसपी पर 18-20 रुपए 22 रुपए किलो पर खरीद लेती है, फिर इस पर काम करवाते हैं उसमें भी चार्जेस लगते हैं, फिर सस्ते रेट पर उपलब्ध करवाती है, और उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं, खरीद के इसको बेच रहे हैं। तो ये कतई सही नहीं है, इस बात को तो भैया सरकार तक पहुंचानी चाहिए। ठीक है ना, आओ बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, अमीर और गरीब का सह अस्तित्व, भारी और छोटे उद्योगों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था, हम आजाद हो गए कब, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हम क्या हो गए, हम हो गए आजाद, और अपने देश का भविष्य अब अपने हाथों में आ चुका है। और ऐसी स्थिति में अब हमें यह तय करना था कि अपने देश का डेवलपमेंट हम किस आधार पर करें। तो हमने सबसे पहले देखा कहां, तो जो खूब पैसा कमाता है यूएसए। यूएसए में क्या, तो यूएसए में पूंजीवादी व्यवस्था थी, है ना। फिर हमारा परम मित्र यूएसएसआर, यहां पर हम देखा यहां पर समाजवादी व्यवस्था थी, है ना, और दोनों में कुछ विशेषताएं थी तो दोनों में कुछ कमियां थी। हमने क्या किया, दोनों को मिला लिया, दोनों की जो अच्छाइयां थी उसको मिलाकर हमने एक नया इकोनॉमी यहां पर ला दिया, जिसे हमने नाम दिया मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि इसमें प्राइवेट और जो यहां पर पब्लिक सेक्टर है दोनों का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। अर्थात यहां पर ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। अगर आपके पास है ना पैसा है तो आप कुछ काम करो, है ना, एक ही काम को सरकार भी कर सकती है और प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है उसको अभी भी केंद्र सरकार जो है वो अपने हाथों में रखती है। ठीक है ना, क्लियर है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, पीर अली ने, कुंवर सिंह ने, अमर सिंह ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, पीर अली, कुंवर सिंह, अमर सिंह, जयप्रकाश नारायण। क्या होगा देखो, अब इसमें देखें तो पीर अली भी संबंधित है 1857 के क्रांति से। इन्होंने कहा तो पटना में लीड किया था, है ना। 3 जुलाई को इन्होंने क्या किया था, पटना में अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया हुआ था। ठीक है, ये भी संबंधित है। वीर कुंवर सिंह, और वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात अमर सिंह ने क्या किया, यहां पर लीड किया। लेकिन नेतृत्व पूछ रहा है कि किसने नेतृत्व किया, तो इसमें जो अहम योगदान था वो वीर कुंवर सिंह का था। 80 वर्ष के हड्डियों में इतनी ताकत थी कि इन्होंने अंग्रेजों को ऐसे कूटा कि अंग्रेज दहशत में रहे थे। ठीक है, लेकिन अंतिम युद्ध जब गंगा नदी पार कर रहे थे उसी टाइम पीरियड पर डगलस इनका पीछा करते हुए पहुंचा वहां पर, है ना, गोलियां वहां पर चलवाई और उससे इनका बायां हाथ जो है घायल हो गया। गोली में पहले जहर हुआ करती थी, है ना, तो उस जहर से बचने के लिए ताकि वो पूरे शरीर में ना फैल सके अपना बायां हाथ काट के गंगा नदी में बहा देते हैं। उसके बावजूद भी अगली युद्ध होगा ली ग्रैंट के साथ, और उस एक ही हाथ से, एक हाथ कटा हुआ है, घायल है, उसके बावजूद भी ली ग्रैंड को ये पराजित करते हैं। इतने महान ये युद्ध यहां पर रहे थे। ये थे कौन, तो ये जगदीशपुर के, कहां के, तो जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर के ये क्या थे, जमींदार थे।
ठीक है। क्वेश्चन बिहार पुलिस वाले में पूछा गया था कि इस विद्रोह की बिहार में शुरुआत कहां से हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी रोहिणी गांव से। कहां से? रोहिणी गांव से। ये रोहिणी गांव कहां पर है? तो ये देवघर जिला में है ना। देवघर जिला जो है देवघर जिला में है। और कब शुरू हुआ था? तो 12 जून को इसकी शुरुआत हुई थी, 12 जून 1857 को। ये ध्यान रखना। अगर पूछे कि पूरे बिहार में इसका प्रभाव रहा लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र रहा जो अछूता रहा, तो बिल्कुल मुंगेर जो रहा, मुंगेर में इस विद्रोह का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बिहार? गंगा, गंडक, कोसी या फिर सोन नदी? बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो सी के साथ जा रहे, कोसी नदी। बहुत बढ़िया। कोसी नदी जो है ये अपने बिहार में क्या करती है? अपने बिहार में हर साल बाढ़ लेकर आती है ना। अपने बिहार में हर साल बाढ़ लेकर आती है और कई जिलों की कनेक्टिविटी को ये काट देती है। इस कारण से कोसी नदी को हम बिहार की शोक नदी कहते हैं, है ना। कोसी नदी को ही नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है ना। सप्तकोशी भी कहा जाता है क्योंकि ये 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी जो है ये क्या है? तो ये है ना मार्ग परिवर्तन के लिए मशहूर है। किसके लिए? मार्ग परिवर्तन के लिए मशहूर है ये। कौन? कोसी नदी। ठीक है, बात करें ये किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक, है ना। गंगा की ये क्या है? सहायक नदी है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा में ये विलय कहाँ करेगी? गंगा से मिलेगी कहाँ? तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे कुर्सेला। कुर्सेला कहाँ पर है? ये है कटिहार जिले में और यहीं पर जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, अगला देखो, ये कथन दे रखा है कि बिहार में साक्षरता दर भारत के औसत से कम है और कारण दे रखा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में कम है। इसके आधार पर आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या फिर डी। सबके बताए बढ़िया से पढ़े के बाद, समझे के बाद, ओकरा बाद एकर उत्तर देवे के बाद कि एकर सही उत्तर का हुई। का होई एकर सही उत्तर? सबके बतावे। अच्छा, बहुमत जौन बा ऑप्शन ए के साथ जा रहल बा। कुछ लोग बी वाला भी बा, कुछ सी वाला, लेकिन बहुमत ए बा। चलो देखल जाओ कि एकर सही उत्तर का होई, है ना। एकर सही उत्तर का होई। कथन कह रहल बा कि बिहार में साक्षरता दर भारत के औसत से कम बा। बिल्कुल सही बा। अगर 2011 के जनगणना के बात कल जाओ, अभी लेटेस्ट डेटा हमने लगे हुए बा, तो भारत के बाद 73 के आसपास, अपना बिहार के बाद 61 के आसपास। तो औसत से का बा? बिल्कुल कम बा। तो कथन कौन बा? कथन हमानी के बिल्कुल सही हो गई। कारण दे लेगा कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में कम है। बिल्कुल सही है ना। अगर देखें भारत में तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय अपने बिहार की देखने को मिलेगी। भारत का औसत 1,30,000 से ऊपर है और अपने बिहार का 76,000 के आसपास है ना। तो बाकी राज्यों से तुलना में क्या है? अपना कम है। तो दोनों ही क्या है? दोनों ही यहां पर बिल्कुल सही है। अब देखो इसका रिलेशन देखते हैं कि क्या आर का रिलेशन ए के साथ है। अब बताओ क्या आर का रिलेशन यहां पर ए के साथ है क्या? बिहार में साक्षरता दर अगर भारत में औसत से कम है तो क्या इसमें कहीं योगदान देता है प्रति व्यक्ति आय का? दोनों कथन सही है लेकिन दोनों का अपने से लेना देना है नहीं। ठीक है, दोनों का अपने से लेना देना है क्या? अगर मैं कम पैसा कमाता हूं तो मेरे कम पैसे कमाने का असर ये थोड़ा ना होगा कि यहां पर जो लिटरेसी रेट है वो कम हो या ज्यादा हो। तो दोनों कथन अपने आप में सही है लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ये हमारा यहां पर हो जाएगा। तो जब ए सही है, आर सही है, दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन बी हमारा यहां सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? यहां पर गड़बड़ा दिए सब। ए और बी में आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कब ए होगा कब बी होगा, और आप है ना, आप यहां पर बी, बस बी को छोड़ के ए लगा देते हो। ठीक है ना। हाँ, इनकम एजुकेशन अलग अलग है। ठीक है,
चलो बढ़िया आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार में कहां से शुरू किया था? पटना से, गया से, चंपारण से, या फिर भागलपुर से, है ना। इन्होंने अपना पहला जो सत्याग्रह था वो कहां से शुरू किया था? तो आप सबको पता ही है कि भारत में इनका पहला सत्याग्रह कौन रहता है? चंपारण सत्याग्रह रहता है। कब करते हैं? तो 1917 में। और इसका रिजल्ट क्या रहता है? रिजल्ट रहता है कि इसमें गांधी जी जीत जाते हैं और चंपारण एग्रेरियन, है ना, चंपारण एग्रेरियन समिति जो है, इस चंपारण एग्रेरियन समिति का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा, है ना। एफजी सलाई इसका क्या रहेगा? अध्यक्ष रहेगा। गांधी जी को इसका सदस्य बनाया जाता है और इसी के रिपोर्ट के आधार पर 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट लागू किया जाता है, जिसके माध्यम से यहाँ पर तिनकठिया प्रणाली समाप्त हो जाएगी। और ये किसके खिलाफ किया गया था? तो ध्यान रखना, नील की खेती, है ना, नील की खेती के खिलाफ। और इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तीन कठिया प्रणाली, है ना। क्या कहा जाता था? तीन कठिया प्रणाली। इसका मतलब क्या हुआ कि किसान जो है अपने 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो सबसे उपजाऊ भूमि है उसमें ये क्या करेगा? नील की खेती करेगा, ठीक है। और इससे क्या हो रहा था? किसानों का शोषण हो रहा था। तो इसके लिए गांधी जी को किसने बुलाया, है ना, किसने बुलाया आपने बिहार में? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, वहां पर जाकर बुलाकर लेकर आते हैं और अंततः यहां पर गांधी जी विजयी रहते हैं, ठीक है। अगला देखो कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? नवादा, मुंगेर, रोहतास या फिर औरंगाबाद? ककोलत जलप्रपात तो आप सबको पता है, बिल्कुल आप सही जा रहे हो, है ना। ककोलत जलप्रपात की बात कर लें तो ये हमें नवादा जिले में देखने को मिल जाएगा। कहां पर? नवादा जिला, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? बिहार की सीमा जो है वो कितने राज्यों से लगती है? 2, 3, 4 या फिर 5? बताएंगे। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ककोलत रेनफॉल है ना, इंग्लिश वाटरफॉल, माफ करना, इंग्लिश में वाटरफॉल कहा जाता है और हिंदी में जलप्रपात है। चलो अब यहां पर क्या है? बी के साथ सभी जा रहे 3, बहुत बढ़िया। 4 मत लगाना, कोई है 4 वाला? अच्छा 5 कौन है भैया? झारखंड की सीमा जो है वो 5 राज्यों से लगती है। बिहार की सीमा कितने? 3 राज्यों से, है ना। यहां पर कैसे याद रखोगे? तो 3 प्लस में 1, यानी कि बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये राज्य के साथ सीमा साझा करेगा और ये देश के साथ सीमा साझा करेगा। देश में कौन है? देश में है नेपाल, है ना। नेपाल के साथ 729 किलोमीटर, और साथ ही साथ देखें तो 7 जिले जो हैं वो क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और राज्यों में देखें तो 3 राज्य, कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। दूसरा देखें तो नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश के 8 जिले, झारखंड के 8 जिले, वेस्ट बंगाल के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। 16 जिले ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, है ना। लैंड लॉक्ड जिलों की संख्या कितनी है? 16 है। और 22 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी राज्य के साथ या देश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगला देखो कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है ना। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? ठीक है। बिहार पुलिस में इससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है, एक टॉपिक तो ये फिक्स है, यहां से एक क्वेश्चन आपका होगा ही होगा। तो आप सबको पता ही है कि बिहार का जो राजकीय पुष्प है ना, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका गेंदा, है ना। मैरीगोल्ड जो है ये क्या है? ये है हमारा राजकीय पुष्प, है ना। कल हमने पढ़ा था पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु जो है वो हमने बैल को बना रखा है, ठीक है। पशु हो गया। उसके बाद से वृक्ष पूछ दे तो राजकीय वृक्ष जो है वो हमने यहाँ पर पीपल को बना रखा है ना। राजकीय मछली पूछ दे तो मछली कौन सी हो जाएगी? मछली यहाँ पर मांगुर हो जाएगी, ठीक है। मछली क्या हो जाएगी? मांगुर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर पक्षी पूछ दे, है ना, तो पक्षी में क्या लिखोगे? गौरैया लिखोगे, है ना। गौरैया ये हमारी क्या है? राजकीय पक्षी है, ठीक है ना। क्लियर है? ये राजकीय पक्षी है। आओ बढ़ते हैं आगे, है ना। अगला कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, हर्ष या फिर अशोक? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा?
हाँ, गौरैया को अंग्रेजी में स्पेरो कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें यहाँ पर इसका सही आंसर तो क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईसा पूर्व, है ना, 427 ईस्वी में किया गया था, मतलब 5वीं सदी में। ठीक है, और इसको नष्ट किसने कर दिया, तो नष्ट यहाँ पर किया बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो है, बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद से और क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसको, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव, है ना, ये पूछा गया है बिहार पुलिस वाले में इसी बार, 200 गांव दान में किसने दिया, तो वो दिया था धर्मपाल ने, है ना, धर्मपाल ने। और ये वही धर्मपाल है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना करता है ये वही धर्मपाल है जिसने 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दिया था। ठीक है ना। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है, 7, 9, 11 या फिर 12। बिहार में प्रमंडलों का, प्रमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार को, है ना, प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार को कितने प्रमंडलों में बांटा गया है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार को कितने प्रमंडलों में बांटा गया है। चलो 9, बहुत बढ़िया, है ना। तो बिहार को हमने कितने 9 प्रमंडलों में बांट दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। और 9 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले उत्तरी बिहार में देखिए 5 और दक्षिणी बिहार में आपको क्या दिखाई देगा, 4। कौन कौन से, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा सारण। ठीक है, सबसे पहले क्या दिखाई देगा, सारण। उसके बाद आप देखोगे यहां पर कौन सा, ऐसे लिखते हैं। दूसरा कौन सा हो गया, तो दूसरा हो गया तिरहुत। मेरे साथ साथ आप सब बोलते हुए चलना, है ना, तिरहुत हो गया। उसके बाद से यहां पर क्या हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा। दरभंगा के बाद, अच्छा तीसरा होगा ना ये, चौथा हो जाएगा आपका कोसी, और पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूर्णिया। ये 5 जो है ये उत्तर बिहार में है। फिर दक्षिण बिहार में देखें तो छठवा उधर से ही आए तो क्या हो जाएगा, पहले आपका भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर के और इधर आएंगे पश्चिम में तो आपका क्या हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, है ना। भागलपुर के बाद मुंगेर हो जाएगा, मुंगेर से और इधर आएंगे तो मगध हो जाएगा, और फिर सबसे पश्चिम में क्या हो जाएगा, 9वां ये अपना पटना प्रमंडल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 9 प्रमंडल 38 जिलों में और 101 अनुमंडलों में हमने क्या किया है ना, इसको विभाजित किया हुआ है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का कि बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, है ना। आज की लास्ट प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 30, 40, 50 या फिर 54, है ना। तो हमने यहाँ पर 4 चीजें पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, 16, 40, 75, 243। याद है ना सबको। 16 जो है ये राज्यसभा के लिए है, 40 जो है लोकसभा के लिए है, 75 ये विधान परिषद के लिए है ना, और 243 विधानसभा के लिए है। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ है, पूछा हुआ यहाँ पर लोकसभा। तो लोकसभा के लिए कितनी है, ये है हमारी 40 सीटें। ठीक है, ये है हमारी 40 सीटें। तो आज टोटल हमारे 50 प्रश्न हुए, 50 में से आपके कितने हुए ये आप सभी कमेंट करो, तब तक आज का मैं होमवर्क दे देता हूं, है ना। तो 50 में से किसके कितने हुए, और ये आज का होमवर्क है कि मानव नेत्र का वह भाग कौन सा है जो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ऑप्शन है आपका कॉर्निया, पुतली, रेटिना या फिर दृष्टि पटल। क्या होगा इसका आंसर, आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य ही उत्तर करना, है ना। साथ ही साथ सेशन आप सभी को कैसा लगा, आपसे, है ना, आपको कितना इससे फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा, या किसी भी प्रकार की समस्या आपको लगती है तो कमेंट अवश्य ही बताना। या समस्या नहीं है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, तो पॉजिटिव जाके कमेंट भी आप सभी अवश्य ही करना। ठीक है, बाकी सेशन को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले सेशन में। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।